हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हो और एकदम अच्छा फ़ील हो रहा है, मुझे मोटिवेशन फ़ील हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो और थोड़ा-सा आपको ये बोरिंग ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन वही क्या कहते हैं ना कि जो डिटेल में पढ़ता है वही क्वेश्चन कर पाता है। आप कहीं भी कोचिंग ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, आपको वहाँ से फिर क्वेश्चन नहीं मिलते और आपने बीपीएससी के प्रीवियस जो भी पेपर रिसेंटली टीआरई 1.0 हुआ है, उसको आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार-बार, जो मैं करा रहा हूँ, एनसीईआरटी भी कंप्लीट करा दे रहा हूँ, एससीईआरटी भी कंप्लीट करा दे रहा हूँ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन चैप्टर वाइज़ करा दे रहा हूँ, एससीईआरटी के चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराऊँगा, बचेगा क्या? इसीलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो मैं बहुत फ़ास्ट मोड में हूँ और बहुत तेज़ चीज़ों को कंप्लीट कर रहा हूँ। एक दिन में अगर मुझे 10-10 वीडियो डालने की ज़रूरत पड़ी तो मैं अपलोड करूँगा। बट ये है कि आप लोग ऐसे ही मोटिवेशन बनाए रखिए मेरा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए, हम लोगों ने जो एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक है, जिसको हम सिविक्स कहते हैं या नागरिक शास्त्र कह लीजिए या पॉलिटी कह लीजिए, राजनीतिक विज्ञान कर लीजिए, उसका क्लास 6 का ऑलरेडी पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग क्लास 7 के टॉपिक के तीसरे पहला दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब तीसरे टॉपिक पे आ गए हैं, लिंगबोध जेंडर। तो आइए इसको कंप्लीट करते हैं बहुत फास्ट मोड में। क्या-क्या लिखा है समरी के रूप में? लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो हम यह अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न-भिन्न खिलौने दें। बिल्कुल, भाई हम यहाँ पे देखते हैं कि जो लड़के और लड़कियाँ होते हैं उसमें उनमें हम बचपन से ही अंतर इस पर डिफरेंशिएट करना चालू कर देते हैं कि जैसे कि बहुत कम आयु में बच्चा ये खेलेगा, बच्ची ये खेलेगी, बच्चा ये काम करेगा, बच्ची ये काम करेगी, ठीक है? लड़के को प्रायः खेलने के लिए कारें दी जाती हैं और लड़कियों को गुड़िया। बिल्कुल, लड़कियों को गुड़िया दिया जाता है और लड़कों को कार, गाड़ी, ये बाइक, ये सब सारी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है? तो खेलने में बड़ा आनंददायक होता है। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? तो यहाँ से आपको जेंडर बायस के ऊपर पूरा चैप्टर है, तो पूरा कराने की कोशिश करूँगा। खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग-अलग होगा। अगर हम विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन की छोटी-छोटी बातों से बना कर रखा जाता है। तो बिल्कुल, हम बचपन से ही दे दिया जाता है कि तुम गुड़िया खेलोगी, तुम कार खेलोगे, तुम वहीं से डिसाइड होने लगता है कि जेंडर बायस का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से दिमाग में बसने लगता है बच्चों के। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के को पार्क में कौन खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रौब से, ये सभी बच्चों को यह बताने के तरीके की हैं। जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएँ होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। बिल्कुल, बच्चा जो आगे चल के सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं या जो भी कोर्स सेलेक्ट करते हैं, इन्हीं सब कारणों की वजह से वो सेलेक्ट करते हैं। उनको बचाया जाता है कि नहीं तुम लड़की हो, धीरे बात करो, ये करो, बाहर नहीं जा सकते। वहीं लड़कों को कहा जाता है कि तुम पार्क में ये गेम खेलो और तुम रॉब से चलो, ठीक है? अधिकांश समाजों में, जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है, पुरुषों और स्त्रियों की भूमिकाओं और उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुषों और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। तो बिल्कुल, अधिकांश आपके हमारी सोसाइटी में यही देखा जाता है कि महिलाओं को थोड़ा-सा कम समझा जाता है और पुरुषों को ज़्यादा समझा जाता है। तो लिंग बोध जेंडर क्या है? आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह आसानी से स्पष्ट नहीं होता है, ऐसा लगता है कि इसका हमारे जीवन से खास लेन-देना नहीं है। वास्तव में तो हम सभी अपने जीवन में रोज़ ही इस सत्य का अनुभव करते हैं। ज़िंदगी के बहुत से विकल्प हमारे लिए अंततः इसके आधार पर ही तय होते हैं। लिंगबोध या जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है। तो बिल्कुल लिंगबोध जेंडर जो है वो हमारे समाज और हमारे परिवार से ही बनती है। यह हमें उस दिशा को सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतों और पुरुषों को जो भूमिकाएँ अपने आस-पास निभाते हुए देखते हैं, वे स्वाभाविक है और पहले से तय हैं। बिल्कुल, हम जो हम जो जिस हिसाब से हमें बचपन में ढाला जाता है, उसी हिसाब से हम सोचते हैं, उसी हिसाब से हमारा एटमॉस्फेयर हो जाता है। और औरतों की क्या भूमिकाएँ होती हैं, पुरुषों की क्या भूमिकाएँ होती हैं, हम अपने आस-पास अपने घर में देखते हैं और उसी से डिसाइड कर लेते हैं। वास्तव में ये भूमिकाएँ दुनिया भर के भिन्न-भिन्न समुदायों के लिए अलग होती हैं। अंततः लिंगबोध से हमारा आशय उन सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है, जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के लिए जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। बिल्कुल, तो भाई लिंगबोध क्या होता है कि यह सामाजिक मूल्य और रूढ़िवादी जो कॉन्सेप्ट है एक कि नहीं ये तुम लड़के हो यही कर सकते हो, तुम लड़कियां हो ये नहीं कर सकती हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारी संस्कृति और स्त्रीलिंग पुल्लिंग होने का जो जैविक डिफरेंस जो पुरुष और स्त्री में डिफरेंशिएट होता है वो ऐसे ही कॉन्सेप्ट से आ जाता है। अब आगे चलते हैं। यह शब्द हमें बहुत सी असमानताओं और स्त्री-पुरुष के बीच के शक्ति संबंधों को भी समझने में सहायता करता है। जेंडर शब्द के आने पर अक्सर एक खास दृष्टि से लोग यह अधूरा अर्थ भी लगा दे लेते हैं कि यह केवल महिलाओं या लड़कियों से जुड़ा हुआ है।
ठीक है? तो इसमें यही बोला जाता है कि जेंडर शब्द जहाँ पे आता है हम उससे यही एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं कि ये अधूरा अर्थ है, ठीक है? कि केवल महिलाओं या लड़कियों से जुड़ा हुआ है जेंडर, ठीक है? घरेलू काम का मूल्य, आइए इसको पढ़ते हैं। सारे विश्व में घर के काम की मुख्य ज़िम्मेदारियाँ स्त्रियों की ही होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों का। तो घर में जो घरेलू काम होते हैं, आप देखेंगे जो स्त्रियाँ हैं वही पूरा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। किसी परिवार का ध्यान रखना, खाना बनाना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना। फिर भी घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य हैं, इसलिए उनके लिए पैसा देने का कोई ज़रूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है, बिल्कुल। समाज वही इन कार्यों को अधिक महत्व भी नहीं देता है। घर पर कार्य करने वालों का जीवन, आइए इसको देखते हैं। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोगों को घरेलू काम के लिए लगा दिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, झाड़ू लगाना, सफाई करना, कपड़े और बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना। तो आप देखेंगे विशेषकर शहरों और नगरों में भाई घरेलू काम के लिए जो क्या होता है कि महिलाओं को या लोगों को काम पे लगा लिया जाता है। वो झाड़ू पोछा करती हैं, सफाई करती हैं, कपड़े और बर्तन धुलती हैं, खाना भी बनाती हैं और छोटे बच्चों और बुजुर्गों का देखभाल भी करती हैं। घर का काम करने वाली अधिकांशतः स्त्रियाँ होती हैं, कभी-कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। बिल्कुल, शहरों में आप देखेंगे कि वहाँ स्त्रियाँ बहुत कम काम करती हैं, वहाँ पर घर का काम करने के लिए छोटे लड़के या लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है, इसलिए उन्हें मज़दूरी भी कम दी जाती है। घरेलू काम करने वालों का दिन सुबह 5 बजे शुरू होकर देर रात सुबह 12 बजे तक भी चलता है। जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद प्रायः इन्हें नौकरी पर रखने वाले उन्हें सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। तो बिल्कुल भाई, जो घरेलू काम करते हैं उनको अधिक पैसे नहीं मिलते, उनको अधिक सैलरी नहीं मिलती, वेजेस नहीं मिलते और वो दिन भर काम करते हैं, सुबह 5 बजे आ जाते हैं, कहीं-कहीं वो 12 बजे रात तक काम करते हैं। तो जी तोड़ मेहनत भी करते हैं लेकिन उनको उतना सम्मानजनक व्यवहार नहीं मिल पाता। वास्तव में जिसे घरेलू काम कहते हैं उसमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों में बहुत शारीरिक श्रम लगता है। बिल्कुल भाई, श्रम लगता है, बहुत मेहनत वाले काम होते हैं। अब महिलाओं का काम और समानता, आइए इसको देखते हैं। महिलाओं के घरेलू और देखभाल के कामों को कम महत्व दोनों देना एक व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है। यह स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। जो इम्पोर्टेंट है उसको देखते चलेंगे हम लोग। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य किए जाने हैं वे केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। बिल्कुल, अब पारिवारिक स्तर पर नहीं होना चाहिए भाई, व्यक्तिगत स्तर पे नहीं होना चाहिए कि तुम कहोगे महिलाएँ काम करेंगी, लड़के ये काम करेंगे। एक शासन, एक शासकीय स्तर पर एक एडमिनिस्ट्रेशन टाइप का होना चाहिए, प्लान्ड वे में होना चाहिए कि हाँ, क्रॉस काम देने चाहिए कि हाँ, स्त्री भी ये काम कर सकती है, पुरुष भी ये काम कर सकता है। अब आगे चलते हैं। समानता हमारे संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। बिल्कुल, संविधान में हमारी समानता है कि भाई किसी से इक्वल सबको बराबरी ट्रीट किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, परंतु वास्तविकता तो ऐसी नहीं है, तो भेदभाव किया जाता है, ठीक है? आगे चलते हैं। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति को सकारात्मक निदान ढूँढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों की देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। बिल्कुल, सरकार भाई इनके कारणों को समझनी और इस इनकी स्थिति का निदान भी ढूँढने के लिए सरकार की ज़िम्मेदारी है कि महिलाओं की जो स्थिति है, इनके कारण क्या हैं, जो ऐसे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, महिलाओं को इज़्ज़त नहीं मिल रही है या इतना काम करना पड़ रहा है। तो तो महिलाओं और लड़कियों पर क्यों काम ये ज़िम्मेदारी पड़ रही है, तो ये सरकार वचनबद्ध है, मतलब सरकार रिस्पॉन्सिबल है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। बिल्कुल भाई, लड़कियाँ स्कूल नहीं जाती हैं, घर के काम करती हैं। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएँ घर के बाहर काम कर सकेंगी? यदि करेंगी, तो किस प्रकार का काम या कार्यक्षेत्र चुनेंगी? बिल्कुल, स्वाभाविक रूप से यही होता है कि देखेंगे आप, लड़कियाँ घर का काम करती रहती हैं और स्कूल नहीं जाती हैं बेचारी। यहीं से यह कॉन्सेप्ट बन जाता है कि बाहर का महिलाएँ घर घर के बाहर का काम कर सकेंगी और यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम करेंगी, वो यहीं से डिसाइड हो जाता है। औरतों ने बदली दुनिया, आइए रमाबाई से एक रिलेटेड बढ़िया है, कहानी की तरह भी सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। बस आप लोग इसको पढ़ते जाइए, एक बार मैं चाह रहा हूँ कि दिमाग में रहे। रमाबाई 1858 से 1922 में महिला शिक्षा की योद्धा, स्वयं कभी स्कूल नहीं गई। महिला शिक्षा की योद्धा थी हैं भाई, कभी स्कूल नहीं गई हैं। पर अपने माता-पिता से उन्होंने पढ़ना-लिखना सीख लिया। अपने माता-पिता से उन्होंने पढ़ना सीखा। उन्हें पंडितों की उपाधि दी गई क्योंकि वे संस्कृत पढ़ना-लिखना जानती थी, जो उस समय की औरतों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो उन्हें पंडितों की, रमाबाई को पंडित की उपाधि दी गई थी क्योंकि वो संस्कृत पढ़ना अच्छे से जानती थी। क्योंकि उस समय में संस्कृत बहुत लोगों को नहीं आती थी, इसलिए बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। औरतों को तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। उन्होंने 1898 में पुणे के पास खेड़ा गाँव में
एक मिशन स्थापित किया जहाँ विधवा स्त्रियों और गरीब औरतों को पढ़ने लिखने तथा स्वतंत्र होने की शिक्षा दी जाती थी। तो औरतों का तब यह ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी कि आप संस्कृत पढ़ो या पढ़ाई करो। उन्होंने जो रमाबाई थी उन्होंने 1858 में क्या किया कि पुणे के पास एक खेड़ा गाँव है, वहाँ पे एक मिशन स्थापित किया उन्होंने कि जब जो विधवा स्त्री होंगी और जो गरीब औरतें होंगी उनको पढ़ने के लिए लिखने के लिए स्वतंत्र शिक्षा दी जाती थी वहाँ पे। उन्हें लकड़ी से चीज़ें बनाना, छाप खाना, छपा खाना, चलाना जैसी कुशलताएँ भी सिखाई जाती थी, जो वर्तमान में भी लड़कियों को काम में सिखाई जाती हैं। रमाबाई का मिशन आज भी सक्रिय है। तो रमाबाई वहाँ पे ऐसा नहीं, स्किल से रिलेटेड भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे छापखाना और जो छापते हैं लोग चीज़ें, चित्र वगैरह, और लकड़ियों से कुछ बनाना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती थी। अब नेक्स्ट है रुकैया सुखावंत हुसैन। आइए, रुकैया सुखावंत हुसैन 1880-1932 में। रुकैया सुखावत हुसैन एक धनी परिवार में पैदा हुई थी जिसके पास बहुत ज़मीन थी। उन्हें उर्दू पढ़ना और लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेज़ी सीखने से रोका गया। तो भाई जो रुकैया सुखावत हुसैन है, एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, उनके पास बहुत ज़मीन थी और उनको उर्दू पढ़ना लिखना आता था, परंतु उन्हें बांग्ला और अंग्रेज़ी सीखने से रोक दिया गया कि नहीं, अब तुम बांग्ला उर्दू नहीं सीखोगी। उस समय अंग्रेज़ी को ऐसी भाषा के रूप में देखा जाता था जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे, इसलिए अंग्रेज़ी अधिकतर लड़कों को ही पढ़ाई जाती थी। तो उस समय क्या होता था कि अंग्रेज़ी जो ऐसी भाषा थी कि उसको ऐसा देखा जाता था कि जो लड़कियों के सामने नए विचार रखती थी, जिन्हें लोग लड़कियों के लिए ठीक नहीं मानते थे। मतलब अंग्रेज़ी को सीखती थी कोई लड़की तो उनको सोचते थे कि ये थोड़ी अलग है, और अंग्रेज़ी का कॉन्सेप्ट जो है ये उनके दिमाग में नए-नए विचार लाती हैं, इसलिए उनको रोका जाता था। रुकैया ने अपने बड़े भाई और बहन के सहयोग से बांग्ला और अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखा। तो रुकैया जो थी, अपने बड़े भाई जो बहन थे उनके, उनसे बांग्ला भी सीखा। उनको उर्दू आती थी, लेकिन उन्होंने बांग्ला भी सीखा पढ़ना लिखना। तो वो एक लेखिका भी बनी। तो 1905 में जब वे केवल 25 वर्ष की थी, अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक उल्लेखनीय कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्तान का स्वप्न। ठीक है? तो 1905 में जब केवल 25 वर्ष की थी, तो उन्होंने एक स्किल अंग्रेजी भाषा के कौशल का अभ्यास करने के लिए उन्होंने एक कहानी लिखी, जिसका शीर्षक था सुल्ताना का स्वप्न। आगे चलते हैं। कहानी में सुल्ताना नामक एक स्त्री की कल्पना की गई थी, जो लेडी लैंड नाम की एक जगह पहुंचती है। तो जो कहानी है उसमें एक स्त्री रहती है, सुल्ताना, उसकी इमेजिनेशन हुई थी, उसको लेडी लैंड नाम से जाना जाता था। लेडी लैंड एक ऐसा स्थान था जहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने, काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। तो लेडी लैंड एक ऐसा प्लेस था जहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने और उनको काम करने और आविष्कार करने की स्वतंत्रता थी। इस कहानी में महिलाएँ बादलों से होने वाली वर्षा को रोकने के उपाय खोजती हैं और हवाई कारें चलाती हैं। तो इस कहानी में क्या है कि भाई, जो बादलों से होने वाली वर्षा होती है उसको रोकने के उपाय, और वहीं हवाई कार जो होती हैं उनको चलाने की स्किल सिखाई जाती थी। लेडी लैंड में पुरुषों की आक्रामक बंदूकें और युद्ध के अन्य अस्त्र-शस्त्र स्त्रियों की बौद्धिक शक्ति से हरा दिए जाते हैं और पुरुष एक अलग-थलग स्थान में भेज दिए जाते हैं। सुल्ताना लेडीलैंड में अपनी बहन साराह के साथ यात्रा पर जाती हैं, तभी उसकी आँख खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह तो केवल स्वप्न देख रही थी। तो सुल्ताना जो लेडीलैंड थी, अपनी बहन के साथ, साराह के साथ यात्रा पर जाती रहती हैं और तभी उनकी आँखें खुलती हैं, तो उनको लगता है कि मैं तो सपना सुन रही हूँ। रुकैया सुखावत हुसैन उस समय स्त्रियों के हवाई जहाज और कारें चलाने का स्वप्न देख रही थी। जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी, तो जो रुकैया सुखावत थी, उनके सपने इतने अच्छे थे कि हवाई जहाज के सपने सोचती थी, कारें चलाने के स्वप्न देखती थी। जब लड़कियों को स्कूल तक जाने की अनुमति नहीं थी, तो ये ऐसे सपने देखती थी। इस तरह से शिक्षा ने रुकैया का जीवन बदल दिया। रुकैया केवल स्वयं शिक्षित होकर संतुष्ट नहीं हुई। उनकी शिक्षा ने उन्हें स्वप्न देखने और लिखने की ही शक्ति नहीं दी, वरन उसमें भी अधिक करने की शक्ति दी। तो उनकी जो शिक्षा थी भाई, उनको सपने ही देखने की नहीं शक्ति दी थी, उनको उससे भी अधिक करने की शक्ति दी थी। 1910 में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला, जो आज भी कार्य कर रहा है। तो 1910 में जो रुकैया थी, सुल्ताना थी, उन्होंने एक स्कूल खोला और वो आज भी स्कूल चल रहा है। महिला शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? आइए इसके बारे में देखते हैं। महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों जैसे दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है। यह निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रम बल में हिस्सा लेंगे। बिल्कुल भाई, जो महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो इससे, जैसे दहेज प्रथा का सिस्टम है, कन्या भ्रूण हत्या होता है और जो वर्क प्लेस पर महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता है, तो उनको इससे महिलाएं अवेयर हो सकती हैं। ठीक है, उनको इनसे अवेयर हो सकती हैं और वो उनके लिए एक अच्छी पहल साबित हो सकती है। तो यह निश्चित तौर पर आर्थिक विकास में भी सहायक होगा, क्योंकि अधिक से अधिक जितनी महिलाएँ शिक्षित होंगी, वो उतना स्किल्स और इंडस्ट्रीज़ में, इन सब चीज़ों में काम करेंगे। हाल ही में
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी सर्वेक्षण किया गया जिसमें बच्चों की पोषण स्थिति और उनकी माताओं की शिक्षा के बीच सीधा संबंध दिखाया गया। तो एक स्वास्थ्य मंत्रालय है जो वो सर्वेक्षण करता है, उसमें दिखाया गया है कि बच्चों की पोषण और उनकी माताओं के बीच सीधा संबंध दिखाया गया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार महिलाएं जितनी अधिक शिक्षित होती हैं उनको उनको उनका बच्चे उतना ही अधिक पोषण आधार मिलता है। तो इसमें ये दिखाया गया है कि भाई जितनी महिला शिक्षित होंगी वो अपने बच्चे को उतने अच्छे पोषण देंगी, तो अपने बच्चे का उतने अच्छे से ख्याल कर पाएंगे। कई विकास अर्थशास्त्रियों ने लंबे समय तक इस विषय का अध्ययन किया है कि किस प्रकार लड़कियों को शिक्षा उन्हें परिवर्तन के एजेंट के रूप में उभरने में सक्षम बनाती है। वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय, आइए इसको देखते हैं। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। बिल्कुल, आज अब प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखेंगे कि जो लड़के और लड़कियां दोनों स्कूल जाते हैं अब, ठीक है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़कों और लड़कियों में शिक्षा में अंतर होता है। भारत में हर 10 वर्ष में जनगणना होती है जिसमें पूरे देश की जनसंख्या की गणना की जाती है। इसमें भारत में रहने वालों को जीवन के बारे में विशेष जानकारी एकत्रित की जाती है, जैसे उनकी आयु, पढ़ाई, उनके द्वारा किए जाने वाले काम आदि। इस जानकारी का इस्तेमाल अनेक बातों का आकलन के लिए करते हैं, जैसे शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। तो बिल्कुल भारत में इस लाइन में यही लिखा गया है कि हर 10 साल में जनगणना कराई जाती है और उस जनगणना में क्या होता है कि जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, जैसे किस वर्ष तक की एज आयु के यूथ हैं, किस वर्ष के एज के जो एजेड लोग हैं वो हैं, कितनी रेशियो और स्त्री और पुरुष के बीच का रेशियो क्या है, कितने लोग शिक्षित हैं, कितने लोग अनलिटरेट हैं, कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं। ये सारी चीज़ें इससे हमें जनगणना के माध्यम से पता चलती है। 1961 की जनगणना के अनुसार सभी लड़कियों और पुरुषों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का 40% शिक्षित था, अर्थात वे कम से कम अपना नाम लिख सकते थे। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों को केवल 15% भाग शिक्षित था। बिल्कुल, जब 1961 की जनगणना होती है उसके अनुसार एक डाटा आता है कि जो 7 वर्ष से कम या उससे अधिक आयु के हैं वो 40% शिक्षित हैं। ठीक है, 40% शिक्षित हैं, मतलब कम से कम वो अपना नाम लिख सकते हैं 40% लोग 1961 की जनगणना में, जिनकी एज कितनी थी, 7 वर्ष या उससे अधिक। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। तो भाई 40% में कंपैरिजन करें तो जो लड़कियां और स्त्रियां थी इसमें बस 15% महिलाएं थी जो शिक्षित थी। अब आगे 2011 की जनगणना के अनुसार ल लड़कों व पुरुषों की यह संख्या बढ़कर 82% हो गई है। तो 2011 में 82% हो गई हैं। शिक्षित लड़कियां तथा स्त्रियों की संख्या भी 65% हो गई है। इसका आशय यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों के बीच में ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया है जो पढ़ लिख सकते हैं और जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी है, लेकिन अभी भी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। सभी लड़कियों को श्रेणी की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि के लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। तो बिल्कुल, मतलब ये 2011 की जनगणना दिखाती है कि हमारे जो स्त्री और पुरुष की मतलब जो शिक्षित शिक्षक रेशियो है, मतलब जो पढ़ते हैं, जो लिटरेट और इलिटरेट हैं उनका रेशियो बढ़ गया है, मतलब महिलाएं भी अब पढ़ रही हैं। ठीक, और लेकिन फिर भी इनका अंतर समाप्त नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि जो अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात की लड़कियां हैं वो स्कूल छोड़ने का सबसे अधिक स्कूल छोड़ती हैं, मतलब ड्रॉप आउट्स होता है। और लड़कियों को स्कूल, और ऐसे लोग जो आदिवासी पृष्ठभूमि के लोग होते हैं या ऐसे पृष्ठभूमि के लोग होते हैं वो स्कूल में बहुत कम जाते हैं स्कूल में, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना से भी यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियों की प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना और भी कम रहती है। तो वर्ष 2011 की जनगणना में देखा गया है कि मुस्लिम समुदाय की लड़कियां थी, उनको उनको बहुत कम शिक्षा दी जाती थी और बहुत कम रहती थी संभावना उनको पढ़ाने की। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की लड़कियां स्कूल में 4 वर्ष का समय बिता पा रही हैं। तो जो मुस्लिम लड़कियां हैं वो स्कूल में कितना 3 वर्ष ही रह पाती हैं, जबकि अन्य समुदाय की जो लड़कियां हैं वो 4 वर्ष रहती हैं स्कूल में। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ देने के अनेक कारण हैं। देश के अनेक भागों में, विशेषकर ग्रामीण और गरीब क्षेत्रों में, नियमित रूप से पढ़ाने के लिए न उचित स्कूल है, न ही शिक्षक। यदि विद्यालय घर के पास न हो और लाने ले जाने के लिए किसी साधन जैसे बस या वैन आदि की व्यवस्था न हो तो अभिभावक लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। बिल्कुल भाई, आप देखते होंगे अगर स्कूल बहुत दूर है तो वो जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल ही नहीं भेजना चाहते, और वहाँ पे अगर साधन, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छी नहीं है तो भी स्कूल नहीं भेजते। कुछ परिवार अत्यंत निर्धन होते हैं और अपने सभी बच्चों को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। बिल्कुल,
कुछ परिवार बहुत जो परिवार हैं बहुत गरीब होते हैं बेचारे, वो अपने बच्चों को पैसे का खर्च पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाते हैं और ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं कि लड़कों को बोलते हैं कि तुम जाओ पढ़ने, लड़कियों को नहीं भेजते हैं। तो बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ उनके शिक्षक और सहपाठी भेदभाव करते हैं। तो बिल्कुल जो उनके सहपाठी क्लासमेट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो भेदभाव करते हैं कि तुम नीची जाति के हो, तुम ऊपर जाति के हो, तो इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं। अब आगे चलते हैं। भारत में महिला शिक्षा वर्तमान परिदृश्य। तो भारत में जो महिला शिक्षा है वर्तमान में क्या इसका परिदृश्य है, आइए इसको देखते हैं। भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफ़ी कम है। तो बिल्कुल पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान में 52.12% और बिहार में 51.50% में महिला शिक्षा की स्थिति काफ़ी खराब है। तो बिहार में कितना 51.50% और राजस्थान में 52.1%। ठीक है, कि वहाँ पे महिला की स्थिति काफ़ी खराब है महिलाओं की। जनगणना आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश की महिला साक्षरता दर 64.46%, देश की कुल साक्षरता दर 74.04% से भी कम है। तो जो 2011 की जनगणना है वहाँ पे से जो डाटा कलेक्ट हुआ है वो डाटा यह भी बताता है कि जो महिला साक्षरता दर है पूरे देश में 64.46% है, बल्कि कुल देश की साक्षरता दर कितनी है, 74.04% से भी कम है। कई अध्ययनों के अनुसार भारत में 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 11.5% है। तो बिल्कुल कई अध्ययन हैं ऐसे बताते हैं कि जो 15 से 24 वर्ष के युवा हैं, जो युवा महिलाएं हैं उनकी बेरोजगारी दर कितनी है, 11.5% है, जबकि समान आयु वर्ग की युवा पुरुषों के मामले में यह 9.8% है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि 15 से 18 वर्ष की आयु आयु वर्ग की लगभग 39.4% लड़कियां स्कूली शिक्षा हेतु तो किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं है। बिल्कुल, एक रिपोर्ट कहा गया था, तो जो राष्ट्रीय अधिकार संरक्षण आयोग था उसने एक रिपोर्ट दिया कि 15 से 18 वर्ष की जो आयु के लगभग लड़कियां हैं वो 39.4% किसी भी संस्था में पंजीकृत नहीं है, उनका नाम ही नहीं है स्कूल में, स्कूल जाती ही नहीं है। या तो ये ऐसे लोग हैं जो घरेलू काम करते हैं या भीख मांगने जैसे कार्यों में संलग्न रहते हैं। आंकड़ों के अनुसार भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएं हैं जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ हैं। तो आंकड़ा देख लीजिए, इतना बड़ा आंकड़ा है कि 145 मिलियन लोग जो महिलाएं हैं वो पढ़ने लिखने में असमर्थ हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गंभीर है। बिल्कुल, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में हालत बहुत खराब है, वहाँ की महिलाएं बिल्कुल बहुत कम चांसेस पढ़ती हैं। महिलाएं शिक्षा वर्ग के मार्ग में बाधाएं आई है, इसको देखते हैं। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है। बिल्कुल, महिलाओं को पुरुषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता। ये आप भी देख रहे हैं कि महिलाओं को पुरुष के समान दर्जा नहीं दिया जाता है, उन्हें घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया जाता है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में स्थिति अच्छी है, परंतु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बिल्कुल भाई, आधा से ज़्यादा आबादी वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। शहर में तो स्थिति सही है कि वहाँ की महिलाएं पढ़ती हैं, बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन गाँव में नहीं भेजते हैं। भारत दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए तेजी से प्रगति कर रहा है, परंतु लैंगिक असमानता को चुनौती आज भी हमारे समझ एक कठोर वास्तविकता के रूप में खड़ी है। तो भारत एक सुपर पावर बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ भी तो रहा है, लेकिन जो लैंगिक असमानता है वो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ तक कि देश में कई शिक्षित और कामकाजी शहरी महिलाएं भी लैंगिक असमानता का अनुभव करती हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि आप देखेंगे कई शिक्षित महिलाएं हैं जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं और जो काम-काज भी करती हैं और उनके पास अच्छे अच्छे खासे नॉलेज है, लेकिन वो भी फ़ील करती हैं कि हाँ, लैंगिक असमानता है। समाज में यह मिथ काफ़ी प्रचलित है कि किसी विशेष कार्य या परियोजना के लिए महिलाओं की दक्षता उनके पुरुष समकक्ष के मुकाबले कम होती है और इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरुषों के औसत वेतन में काफ़ी अंतर आता है। तो ये आप देखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के अपेक्षा कम स्किल्स होती हैं, उनके पास कम दिमाग होता है या कम पढ़े लिखे होते हैं और जो वेजेस या सैलरी मिलती है वो महिलाओं को कम मिलती है। इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरुषों के औसतन वेतन में काफ़ी अंतर पाया जाता है। ठीक है। देश में महिला सुरक्षा अभी भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को स्कूल भेजने से कतराते हैं। तो एक सिक्योरिटी पर्पज़ से भी लोग नहीं भेजते हैं कि लड़की है, कुछ हो जाएगा इसको, ठीक है? देश में हालाँकि सरकार द्वारा इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया गया है, परंतु वे भी प्रयास इस मुद्दे को पूर्णतः संबोधित करने में असफल रहे हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं। महिला आंदोलन, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने और स्कूल जाने का अधिकार है। अन्य क्षेत्र में भी है, जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई। बिल्कुल, तो महिलाएँ और लड़कियाँ क्या हैं, वो स्कूल जाने का उनको पूरा अधिकार है। जैसे कानूनी सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य, जहाँ लड़कियों और महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर हुई है इन फ़ील्ड में। जैसे कानूनी सुधार में से लेके हिंसा जो बढ़ रहे थे और स्वास्थ्य में।
ये परिवर्तन अपने आप नहीं आए हैं, औरतों ने व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किया है। इन संघर्षों को महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों से कई औरतें और कई महिला संगठन इस आंदोलन के हिस्से हैं। तो ये जो परिवर्तन आए हैं भाई, ये ऐसा नहीं है कि अपने आप आया है, तो ये महिलाओं ने कई स्तर पर आंदोलन किए हैं, उनका व्यक्तिगत पार्टिसिपेशन है, तभी जाके ऐसा चीज़ हो रहा है और इन संघर्षों को क्या कहा जाता है? महिला आंदोलन कहा जाता है। कई पुरुष भी महिला आंदोलन का समर्थन करते हैं। इस आंदोलन में जुटे लोगों की मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएँ इसे एक बहुत ही जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न-भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। बिल्कुल, इसमें कई पुरुष भी हैं भाई जो आज सपोर्ट करते हैं महिलाओं को बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको पढ़ने के लिए अपनी बेटियों को भेजते हैं और इस आंदोलन में जुट मेहनत भी करते हैं, हम आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से जीवंत आंदोलन बन रहा है। इसमें चेतना जागृत करने, भेदभावों का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए भिन्न-भिन्न रणनीतियों का उपयोग किया गया है। तो ये जो आंदोलन हो रहा है, इसमें चेतना मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए, जो भेदभाव है इनको दूर करने के लिए और न्याय हासिल करने के लिए रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। अब अभियान क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2000 में एक कानून बना है जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। बिल्कुल, भेदभाव और हिंसा के विरोध में भाई कई अभियान भी चलाए जाते हैं। महिला आंदोलन इसमें से एक महत्वपूर्ण उसका भाग है। तो अभियानों के फलस्वरूप कानून भी बने हैं, तो जो अभियान है उनके लिए कानून भी बने हैं। 2006 में एक ऐसा ही कानून बना जिससे कि जो शारीरिक और मानसिक हिंसा होती है, जो महिलाएँ होती हैं घर के अंदर, तो उनको कानूनी सुरक्षा मिले। इस तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थाओं में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थान पर क्या हुआ, जो महिलाएं हैं वर्क प्लेस पर उनको प्रताड़ित न किया जाए, उनके साथ भेदभाव न हो और इनसे प्रदान करने के लिए क्या है, सरकार ने कुछ सुरक्षा प्रदान किए, सिक्योरिटी प्रदान की, ठीक है, और उनके गाइडलाइंस भी दिए। 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिला संगठनों ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रहा है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़कों पर निकल आई। बिल्कुल 1980 में क्या होता था भाई, जो कुछ महिला संगठन होते थे वो दहेज हत्या होती थी उनकी, कि भाई दहेज के लिए उनको मार दिया जाता था और दहेज के लालच में उनको मतलब उसको प्रताड़ित किया जाता था कि दहेज नहीं मिलेगा तो हम शादी नहीं करेंगे, या कम मिलता था तो उनको घर पे लाके प्रताड़ित करते थे। तो इससे एग्रेसिव होकर महिलाओं ने कहा कि भाई आलोचना किया कि इसके लिए कुछ कानून नहीं बनाए जा रहे हैं और इसके लिए महिलाएं सड़कों पर उतर आईं। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और आपस में अनुभव व जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह समाज का एक बड़ा सार्वजनिक मुद्दा बन गया कि अखबारों में छापने लगा। दहेज से संबंधित कानून को बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जा सके। बिल्कुल यही रीजन रहा कि जो आज दहेज प्रतिषेध है और मतलब उसको कानूनी वो नहीं प्रदान है कि अगर दहेज मांग रहे हैं तो अब उनको दंडित भी किया जाएगा। अब नेक्स्ट है विशाखा दिशा निर्देश 1997 में। आइए इसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 13 अगस्त 1997 में कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न रोकने के संबंध में एक निर्णय दिया। तो 13 अगस्त 1997 में जो सुप्रीम कोर्ट ने वो एक डिसीजन देता है अपना कि वर्क प्लेस पर जो महिलाओं को यौन उत्पीड़न होते हैं उन पर एक डिसीजन दिया कि राजस्थान के चर्चित भंवरी देवी केस 1992 में की पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के मामले में यह फैसला दिया था। यह फैसला किसमें दिया था? 1992 में, जो कि विशाखा बनाम राजस्थान सरकार के मामले में था। अब आइए आगे चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी अवरोधों के चलते या तो महिलाओं को कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दी गई। हालांकि शिक्षा एवं महिला अधिकारों के लिए की गई पहलों के फलस्वरूप इस स्थिति में बदलाव आया है और अनौपचारिक औपचारिक कार्य क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में दिनों दिन वृद्धि देखी गई। बिल्कुल भाई, शिक्षा में और जो भी महिलाओं के अधिकार हैं इसमें अब देखेंगे कि बदलाव आया है। मतलब कि जो फॉर्मल तरीके से इनफॉर्मल तरीके से जो भी फील्ड हैं जहाँ पे काम करने के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है, वहाँ पे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। यद्यपि इतना सब होने के बावजूद एक अड़चन महिला कर्मियों को लगातार घर से बाहर काम करने के लिए हतोत्साहित कर रही और वह थी कार्यस्थल पर सुरक्षा। तो भाई इसके होने के बावजूद भी महिलाओं को लोग हतोत्साहित करते थे कि जो अपने कार्यस्थल पर उनको सुरक्षा नहीं मिल पा रही थी, तो जिसकी वजह से महिलाएं काम करने नहीं जाती थी।
वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में जारी किए गए दिशा निर्देशों ने कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में युगांतकारी भूमिका निभाई। तो बिल्कुल कार्यस्थल पर सुरक्षा देने के लिए 1997 में जो विशाखा बनाम राजस्थान मामला था, इसमें महिलाओं की जो सुरक्षा तो ये सुनिश्चित कर दी गई इसी की वजह से। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी अप्रिय हाव-भाव, व्यवहार, शब्द या कोई पहल जो यौन प्रकृति की हो, उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर आप कोई अप्रिय हाव-भाव या व्यवहार या कोई ऐसी यौन प्रकृति की भावना करते हैं महिलाओं के साथ, तो उसे यौन उत्पीड़न माना जाएगा। आगे चलते हैं, जागरूकता बढ़ाना। औरतों के अधिकारों के संबंधों में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। गीतों, नुक्कड़ों, नाटकों व जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुँचाता है। बिल्कुल, अब जागरूक करने के लिए भाई गीत के माध्यम से, नाटक वगैरह होते हैं, ड्रामा वगैरह होते हैं और जनसभाएँ होती हैं। इसके माध्यम से लोगों के बीच में संदेश पहुँचाया जाता है कि लोगों को जागरूक किया जाता है महिलाओं के प्रति। विरोध करना, जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, जैसे किसी कानून अथवा नीति द्वारा, तो महिला आंदोलन ऐसे उल्लंघनों के खिलाफ आवाज़ उठाता है। लोगों का ध्यान खींचने के लिए रैली या प्रदर्शन आदि भी बहुत असरकारक तरीके हैं। तो विरोध करना भी बनता है कि अगर कुछ हमारे खिलाफ गलत हो रहा है, तो महिलाएँ विरोध भी कर सकती हैं, आंदोलन भी कर सकती हैं। तो इसमें रैलियाँ, प्रदर्शन आदि ये सारी चीज़ें होती हैं। बंधुत्व व्यक्त करना, न्याय के अन्य मुद्दों व औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का ही हिस्सा है। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। दुनिया भर की औरतें अपने संघर्षों को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती हैं। बिल्कुल, 8 मार्च को महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब दहेज निषेध अधिनियम 1961, आइए इसको देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 संपूर्ण भारत में लागू है। तो दहेज निषेध अधिनियम कब आया? 1961 में, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो इसमें दहेज को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया गया है। ऐसी संपत्ति या मूल्यवान वस्तु जिसे शादी के दौरान या पहले शादी से संबंधित पक्ष देते हैं या देने पर राजी होते हैं। तो दहेज क्या होता है कि भाई ऐसी संपत्ति या कुछ मूल्यवान वस्तु देते हैं, प्रेस्टिजियस गुड्स देते हैं, जिसे शादी के दौरान या शादी से पहले अगर कुछ जो भी संबंधित पक्ष हैं, जैसे लड़की वाले लड़के वाले देते हैं, तो ये राजी होते हैं, तो इसी को दहेज बोला जाता है। ठीक है। यह लेन-देन पर वधू के माता-पिता या शादी से जुड़े अन्य संबंधित पक्षों के बीच हो सकता है। तो बिल्कुल यह लेन-देन जो होता है वर या मैंने बताया लड़का या लड़की माता-पिता के बीच में हो सकता है। कानूनी तौर पर उपहार देने पर तो मनाही नहीं है, लेकिन दहेज पर प्रतिबंध है। कानूनी तौर पर वर को किए जाने वाले उपहार अत्यधिक कीमती नहीं होने चाहिए। बिल्कुल कानूनी तौर पर जो लड़कियों को उपहार दिए जाते हैं, इसके लिए मनाही तो नहीं है, लेकिन वो अधिक कॉस्टली नहीं देने चाहिए। कानून में 1983 एवं 1986 में दिए गए 2 संशोधनों के बाद दहेज लेना एवं दहेज देना दोनों को संज्ञेय अपराध का श्रेणी में रखा गया। तो कानून में 1983 एवं 1986 में जो संशोधन हुए, उसके बाद से दहेज लेना व दहेज देना एक संज्ञेय अपराध माना जाएगा। ठीक है। इससे न्यायालय को यह अधिकार मिल जाता है कि वह हत्या से संबंधित मामलों में पीड़ित पक्ष द्वारा रिपोर्ट नहीं कराए जाने की स्थिति में भी स्वयं संज्ञान लेकर या पुलिस द्वारा किए गए सूचना का अधिकार बनाकर मामलों की सुनवाई कर सके। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत ऐसे कृत्य के लिए कम से कम 5 वर्ष की सजा के साथ-साथ 15,000 रुपए या दहेज के मूल्य के बराबर, इनमें से जो भी ज़्यादा हो, जुर्माना किया जा सकता है। बिल्कुल भाई, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत अगर आप ऐसा करते हैं, दहेज लेते या देते हैं, तो कम से कम 5 साल की आपको सज़ा हो जाती है और या तो 15,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, या तो जो आपने दहेज दिया है, उसमें से जो अधिक होगा। ठीक है? भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी दहेज प्रथा से संबंधित है। दहेज हत्या किससे संबंधित है? 304 बी में। ठीक है। इसे भारतीय दंड संहिता में 1986 में संशोधन के माध्यम से सम्मिलित किया गया। तो जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है कि 304 बी जो है वो आर्टिकल किससे संबंधित है? तो वो दहेज हत्या से संबंधित है। और यह कब जोड़ा गया? संशोधन करके 1986 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। इस कानून के अंतर्गत यह प्रावधान है कि यदि शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला को जलने, शारीरिक दुर्घटना या अन्य कारणों से मृत्यु हो जाती है और यह मालूम हो जाता है कि मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिए पति या पति का परिवार प्रताड़ित करता था, तो ऐसी स्थिति में इस दहेज हत्या का मामला बन जाएगा। तो इस कानून के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अगर आप किसी महिलाओं को जलाने की कोशिश करते हैं, आग लगा के, या उसकी मृत्यु करते हैं, कोई शारीरिक दुर्घटना करते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रताड़ित करते हैं, तो उसमें क्या दहेज का हत्या का मामला माना जाएगा। आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता में संशोधन कर इस बात का भी प्रावधान किया गया कि यदि शादी के 7 वर्ष के अंतर्गत किसी महिला की अप्राकृतिक कारणों अननेचुरल कॉजेज से मृत्यु होती है, तो इसे आपराधिक मामला मानकर इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। तो इसके अतिरिक्त भारतीय जो इंडियन पैनल कोड है, इसमें यह भी संशोधन किया गया कि यदि शादी के 7 वर्ष के अंदर किसी महिला को अननेचुरल मृत्यु हो जाती है,
तो इसे आपराधिक मामला मानकर इनकी जाँच पड़ताल की जाए। तो भाई कोई अननेचुरल मृत्यु होती है तो उसकी जाँच की जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए भारतीय दंड संहिता में 1983 में एक संशोधन के माध्यम से सम्मिलित की गई है। ठीक, 498 ए। इसके तहत यह प्रावधान किया गया है कि एक किसी महिला के पति या परिवार वालों द्वारा उस पर क्रूरता बरती जाती है तो उन्हें 3 वर्ष तक की कारावास की सज़ा दी जाती है और जुर्माना भी किया जा सकता है। तो 498 ए है, यह एक संशोधन 1983 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें यह लिखा गया कि अगर आप महिला को प्रताड़ित करते हैं या उस पे क्रूरता मतलब व्यवहार अनुचित व्यवहार करते हैं तो आपको 3 साल की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। तो इसमें क्रूरता को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जानबूझकर की गई कोई भी ऐसी कार्रवाई जिसमें महिला आत्महत्या करती है, गंभीर रूप से घायल होती है या उसके जीवन को खतरा पहुँचता है। तो क्रूरता का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा कार्रवाई महिला खुद कर रही है, आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है, आपके व्यवहार से, आपकी प्रताड़ना से या गंभीर रूप से अपने आप को घायल कर रही है, तो ये सारी चीज़ें आएँगी क्रूरता में। इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम में भी दहेज की माँग को शामिल किया गया। इसमें प्रावधान है कि यदि गैर कानूनी दहेज की माँग के लिए लड़की या उससे किसी रिश्तेदार को चोट, उत्पीड़न, हानि या उसे किसी तरह के खतरे में डाला जाता है तो उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। तो भाई जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, वो दहेज माँग इसमें शामिल कर लिया गया और इसमें प्रावधान है कि अगर आप दहेज माँगते हैं तो कानूनन तौर पर लड़की या उसके किसी रिश्तेदार को चोट पहुँचाते हैं दहेज माँगने के लिए या उत्पीड़न या हानि पहुँचाते हैं, तो आपको दंडित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने 10 जून 2012 को दिए अपने निर्णय में कहा कि दहेज हत्या जैसे मामलों को आजीवन कारावास से कम नहीं दंड नहीं दिया जाना चाहिए, विशेषकर वैसे मामलों में जिसमें लड़कियों की हत्या करने के लिए तरीके अपनाए गए हों। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो हाई कोर्ट है भाई, सुप्रीम कोर्ट है, 10 जून 2012 को अपने निर्णय में कहा कि दहेज हत्या जो है भाई, दहेज हत्या जैसे मामलों में आजीवन कारावास से कम दंड नहीं दिया जाना चाहिए, ठीक है? ऐसे मामलों में जो हत्या के तरीके अपनाए गए हों, महिलाओं को हत्या करने की कोशिश की गई हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया चैप्टर नंबर 4 भी, जो थोड़ा लंबा था। तो जेंडर बायस पे ये चैप्टर था, इसको भी कंप्लीट कर लिया। इसमें एक चैप्टर और बचा है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे तो क्लास 7 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्लास 8 पे शिफ्ट हो जाएँगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, बाकी हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। कम समय में इतना चीज़ें करा पाना बहुत टफ़ है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इतना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इस चैनल को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और ऐसी वीडियोज़ को पाने के लिए आप मुझे भी मोटिवेशन चाहिए थोड़ा-सा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।